सीएम योगी आदित्यनाथ नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को मिल रहे प्रोटोकॉल को लेकर नाराज हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी सत्ताधारी दल के नेता को जबरदस्ती प्रोटोकॉल ना दे। सूत्रों की माने तो यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट सीएम योगी को दे दी है। कुंभ के बाद इनमें से कई अधिकारियों का निलंबन होगा और कईयों का ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा कईयों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर भीड़ इतनी बढ़ गई कि गेट न खोलने पर उग्र यात्रियों ने पथराव कर दिया। इस दौरान एसी बोगी के शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में भय और अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। जामिया नगर थाना समेत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच की टीम रेड कर रही है। कभी भी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। सोमवार को 307 के केस के पीओ को फरार करवाने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अमानतुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक आदेश जारी कर 12 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रकाश विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बुधवार को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। नए आदेश में कहा गया है कि नवंबर 2024 में गुरु रविदास जयंती के अवसर पर घोषित प्रतिबंधित अवकाश को रद्द कर दिया गया है। पुणे में गुएलिन बैरियर सिंड्रोम से पीड़ित 37 वर्षीय वाहन चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही पुणे में दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। शहर में जेबीएस संक्रमण के 8 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है और पुष्टि मामलों की संख्या 165 हो चुकी है और 21 मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। मध्य प्रदेश में गांवों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम जनभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। दरअसल देवास जिले के पीपलरावा गांव में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव को बीजेपी जिला अध्यक्ष राय सिंह सैंधव ने गाँव के नाम बदलने की सूची दी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह बदलाव जनता की मांग है। मुख्यमंत्री ने मंच से ही जिला अध्यक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नाम बदलने का ऐलान किया। प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद अपने घरों को लौट रहे श्रद्धालु अब सफर की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले के कुदरा में हजारों बसें और गाड़ियां फंसी हुई हैं। उड़ीसा, झारखंड और बंगाल जाने वाले यात्रियों की हालत खराब हो चुकी है। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्री ना घर पहुंच पा रहे हैं, ना ही उन्हें रास्ते में जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं। सूरत के सलबतपुरा इलाके में एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम महिला को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। इसके बाद सूरत के जिला कलेक्टर ने इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसे गुजरात के डिस्टर्ब एरिया एक्ट के उल्लंघन के तहत सील किया गया है। अधिनियम की धारा 5A और 5B के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो उसे पहले कलेक्टर की मंजूरी की जरूरत होगी और उसके लिए आवेदन देना होगा। कलेक्टर उसकी जांच करेगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद तय करेगा कि प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जानी चाहिए या नहीं। सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक घोटाले के मामले में बैंक ऑफ इंडिया अहमदाबाद के SM रोड्स ब्रांच के पूर्व चीफ मैनेजर जीवन श्रीनिवास राव को 3 साल की कैद और 1.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2003 को इस मामले में FIR दर्ज की थी। आरोप था कि पूर्व बैंक अधिकारी और अन्य आरोपियों ने मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची और बैंक से कर्ज लेने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश स्थित कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन में आने वाले यूपी के 2 जिलों को बाहर करने की मांग की है। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान इकरा हसन ने यह मांग की। सपा सांसद की इस मांग से सियासी हलचल मच गई है। इकरा ने लोकसभा में कहा कि जनपद शामली व मुजफ्फरनगर को NCR में तो शामिल किया गया, परंतु वहां पर कोई विकास नहीं हुआ तथा उसे कोई भी लाभ नहीं मिला। वहां के लोग सिर्फ प्रदूषण के बाध्यकारी नियमों से परेशान हैं, इसलिए दोनों जनपदों को NCR की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बहुप्रतीक्षित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि AI दूसरी टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग है।
और इससे सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास काफ़ी तेज़ रफ्तार से हो रहा है और भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए भी तैयार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा हो। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बांग्लादेश की स्पीड धीमी पड़ने लगी है। 4 सालों में उसकी अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर आ गई है और आगे भी फिलहाल हालात बेहतर होने के आसार नहीं है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि 2024 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.22% रहा। बांग्लादेश के बैंक भी देश के हालातों को लेकर चिंतित हैं। सेंट्रल बैंक और बांग्लादेश बैंक जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का अनुमान है कि 2025 में भी हालात कुछ बेहतर रहने की उम्मीद नहीं है। दोनों बैंकों ने इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऐसा नहीं लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपने सभी हथियारों को वापस मांगा है। ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान को मदद की शर्त पर अमेरिकी सेना के हथियारों की वापसी होगी। साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर वापस लौटी थी। तब पाकिस्तान जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ के मुताबिक अमेरिका के 7 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार वहां रह गए थे और तालिबान के सत्ता में कब्जे के बाद अमेरिका को उन हथियारों को काबुल में ही छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान से उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इन लोगों के लिए पोलियो टीकाकरण का अनिवार्य कर दिया गया है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब उम्रा के लिए जा रहे पाकिस्तानियों को पोलियो टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एरिज़ोना के स्टॉक्सडेल हवाई अड्डे पर सोमवार की दोपहर एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें 2 निजी जेट विमानों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्टॉक्सडेल हवाई अड्डे के विमानन योजन और आउटरीच समन्वयक कैली कूस्टर ने बताया कि टक्कर तब हुई जब एक मध्यम आकार का बिजनेस जेट रनवे से हटकर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खड़े दूसरे मध्य आकार के बिजनेस जेट से टकरा गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।